जय संविधान, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले विपरीत बुद्धि। मुझे लग रहा है कि आज के तारीख में सत्ता पक्ष के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ वही हो रहा है। समय जो सबक दे रहा है भारतीय जनता पार्टी को, समय जो संकेत दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। लोकसभा के चुनाव हुए। लोकसभा के चुनाव में आज से 6-7 महीने पहले तक किसी ने यह कल्पना नहीं की थी कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा, क्योंकि विपक्ष पूरी तरह से विभाजित था, संगठन का अभाव था, लीडरशिप का अभाव था और भारतीय जनता पार्टी ने सारी ऐसी व्यवस्थाएं कर दी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के पास सारे संसाधन थे, पैसा था, ईडी थी, सीबीआई थी, इनकम टैक्स था, प्रचार तंत्र था, आईटी सेल था, सब कुछ था, सोशल मीडिया था, सब कुछ था और विपक्ष के पास कुछ नहीं था। तो ऐसा माना जा रहा था कि ये 2024 के चुनाव में ये एनडीए की सरकार नहीं बनेगी, बल्कि मोदी जी की अच्छी खासी सरकार बनेगी। और इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने एक नारा दिया था, इस बार 400 पार। चलिए, उन्होंने तो एक नारा दिया था, इस बार 400 पार, लेकिन उनके जो बड़े बुद्धिमान ऐसे कैंडिडेट्स थे जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने समय की नजाकत को न समझते हुए और भारत की जो हमारी मूल भावनाएं हैं उनको न समझते हुए उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। राजस्थान की डिप्टी चीफ मिनिस्टर दिया कुमारी, अयोध्या से चुनाव लड़ने वाले लल्लू सिंह जो चुनाव हार गए अवधेश प्रसाद जी से, फिर कर्नाटका के हेगड़े साहब, फिर मेरठ से अरुण गोविल साहब जो चुनाव जीत गए मेरठ से। कैसे जीते हैं तो खैर प्रश्नवाचक चिन्ह है, लेकिन जीते हैं। इन सब ने एक नारा दिया, इन सब ने कहा कि 400 पार इसलिए कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, हम संविधान बदल देंगे। अब संविधान बदल देंगे का मतलब क्या है? क्योंकि भारत की आज जो शक्ति है, भारत की जो एकता अखंडता है, उसका एक बहुत बड़ा कारक हमारे भारत का संविधान है, जो विश्व का सबसे अच्छा, सबसे मेहनत से तैयार किया गया संविधान है, जो संविधान सभा में पारित हुआ और उसमें बड़े प्रबुद्ध लोग थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और बड़े प्रबुद्ध लोग थे जिन्होंने संविधान देश का बड़ा सोच समझ के करीब 3 साल में माथापच्ची करके बनाया। और हमारे देश के हर वर्ग, हर समाज, हर वर्ण, हर लोगों को इस संविधान पे गर्व है और पूरे भारतवर्ष को यह कहने का अवसर है पूरे विश्व के अंदर कि विश्व का सबसे सुंदर संविधान भारतवर्ष का है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के बड़बोले नेताओं ने संविधान बदलने की बात की 400 सीटें पाने पर, तो इसका एक इलेक्ट्रीफाइंग असर पूरे हिंदुस्तान के चुनाव पे पड़ा। और मैं ये मानता हूं कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत न मिलने और 240 सीटों पर सिमट जाने और तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड और चिराग पासवान और एकनाथ शिंदे पे डिपेंडेंट होने का मुख्य कारण ये संविधान पे इस प्रकार के स्टेटमेंट्स थे जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिए थे। चुनाव का पूरा प्रारूप बदल गया, चुनाव का पूरा तंत्र बदल गया, चुनाव की पूरी हवा बदल गई, क्योंकि एक बहुत बड़ा समाज, भारतवर्ष का एक बहुत बड़ा समाज जो कि हमारे देश के लोकतंत्र में चुनाव के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, उसकी पूरी निष्ठा देश के संविधान के साथ है, बल्कि बाकी लोगों की, देश के 100% लोगों की मेरे ख्याल से निष्ठा संविधान के साथ है।
और उसका असर हुआ। गांव गांव के अंदर प्रभात फेरियां निकली, जनता ने संविधान की कॉपी हाथ में लेकर गांव में दौरे किए और देश को यह बताया कि देश का संविधान जिसकी वजह से 75 साल हम लोग सुख शांति से भारतवर्ष के अंदर रहे हैं, ये लोग उसको बदलने की बात कर रहे हैं और चुनाव की पूरी हवा इस वजह से बदल गई। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में क्या हाल हुआ, जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी लार्जेस्ट सिंगल पार्टी नहीं होगी, इसकी शायद ही कोई कल्पना कर पाया इलेक्शन के पहले, कोई भी एग्जिट पोल वाला या भी कोई भी चुनावी विश्लेषक। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर इसका बहुआयामी असर पड़ा और भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन गई और समाजवादी पार्टी, जिसने संविधान के मूल मुद्दे को राहुल गांधी ने और अखिलेश यादव ने बहुत तेजी से उठाया, उसका लाभ मिला और उन्हें अच्छी खासी सीटें मिली। बिहार के अंदर जहां एक सीट पिछली बार महागठबंधन को मिली थी, इस बार उन्हें 10 सीटें, 9 सीटें और एक निर्दलीय जो पप्पू यादव जीते, 10 सीटें अपोजिशन को मिली। महाराष्ट्र के अंदर तो खैर भारतीय जनता पार्टी के युति का बहुत बुरा हाल हुआ। गुजरात जो कि बिल्कुल मजबूत गढ़ था, वहां भी एक सीट कांग्रेस ने जीती। राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बुरा हाल हुआ, हरियाणा के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ, वेस्ट बंगाल के अंदर बहुत बुरा हाल हुआ, जिसका एक मुख्य कारण संविधान पे इस प्रकार की टिप्पणियां था, जिससे लोगों को लगने लगा कि यह भारतीय जनता पार्टी अगर तीसरी बार स्पष्ट बहुमत पे आ गई तो देश के संविधान को बदल देगी। और इसकी पुष्टि इस बात से भी हुई, जब नया संसद बना, उस संसद भवन में सभापति महोदय की सीट के पीछे सेंगोल लगाया गया। आप जानते हैं सेंगोल राजशाही का प्रतीक है। पुराने जमाने में राजाओं के दरबार में आप देखा करते होंगे, फोटो में और पिक्चरों में आपने देखा होगा कि राज दरबारी सेंगोल लेके खड़ा हुआ करते थे। और इसी प्रकार जब देश आजाद हुआ था, इसी कारण से जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था, तो उन्होंने सारी मर्यादाओं का ध्यान रखते हुए और ये मानते हुए कि देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित हो गया है, सेंगोल का कोई स्थान नहीं है, सेंगोल को उन्होंने म्यूजियम में भेज दिया था और म्यूजियम में ये रहा 75 साल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि संविधान और लोकतंत्र के प्रति उनकी कितनी सीरियसनेस है इसका तो उन्हीं को पता होगा, उन्होंने सेंगोल को सभापति महोदय के आसन के पीछे लगा दिया। विपक्षी दल के कुछ नेताओं ने यह प्रस्ताव भी दिया और भेजा भी और लिख के भी भेजा कि वहां पे सेंगोल के स्थान पर संविधान की कॉपी लगी रहनी चाहिए, क्योंकि बार बार देश के संसद के अंदर सबको ये रिमाइंडर मिलना चाहिए कि हमारे लिए सर्वोच्च पुस्तक अगर भारतवर्ष के अंदर कोई है तो देश का संविधान। खैर, चुनाव के अंदर जो ये सबक मिला और आज एक बैसाखी सरकार, एनडीए सरकार है देश के अंदर, जो कब गिरे न गिरे इस पे हर आदमी अपने कोल कल्पनाएं कर रहा है। ये सब जानते बूझते भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रस्ताव दिया गया कि वहां के करिकुलम में मनुवाद को पढ़ाया जाए, मनुस्मृति को पढ़ाया जाए। अब सोचिए, इसका मतलब आपने ये लोकसभा चुनाव हुए और जो मैसेज आपको जनता ने दिया था, आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम लोगों का आरोप था, जो देश की जनता को लगा था कि आप देश के संविधान को हटाकर मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं, मनुस्मृति के माध्यम से आप देश के अंदर वर्ण व्यवस्था कायम करना चाहते हैं। और मेरा यह स्पष्ट मानना है कि देश की हमारी सबसे बड़ी कमजोरी अगर कोई है तो वर्ण व्यवस्था है। जो छूत और अछूत की व्यवस्था है वो ये है।
जहां पे एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति किसी वर्ण में पैदा हो जाए तो उसको अछूत माना जाता है, और एक बहुत मूर्ख व्यक्ति अगर छूत वर्ग में पैदा हो जाए तो उसे बहुत बुद्धिमान माना जाता है। यह व्यवस्था देश की कमजोरी का एक बहुत बड़ा कारण रहा। जहां यह माना गया कि ब्राह्मण सोचेंगे, क्षत्रिय लड़ेंगे, वैश्य व्यापार करेंगे और शूद्र सेवा करेंगे, उसकी वजह से देश की एक बहुत बड़ी जनसंख्या को आपने मुख्य धारा में आने से रोक दिया। लेकिन जब संविधान लागू हुआ, सभी वर्णों को, सभी वर्गों को उच्च पदों पे जाने का अवसर मिला, पुलिस में जाने का अवसर मिला, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का अवसर मिला। तो उसके बाद कम से कम ये भावना को कम करने का प्रयास और मनुवाद को छोड़कर, वर्ण व्यवस्था को पीछे छोड़कर, छूत अछूत को पीछे छोड़कर देश को एक साथ आगे बढ़ाने का प्रयास स्वतंत्र भारतवर्ष के अंदर हुआ। लेकिन इस तरह की लोकसभा के रिजल्ट आने के बावजूद अगर यह प्रस्ताव दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लाया जाता है कि देश के अंदर मनुस्मृति को बढ़ाया जाए, खैर वो प्रस्ताव निरस्त हो गया, उसको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन जिसने भी लाने का प्रयास किया, जिस मनोभावना ने लाने का प्रयास किया, क्या वो उसी परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास था जिसके अंदर कहा गया कि अगर 400 सीटें मिल जाएंगी तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे? और शायद लोगों ने यह आशंका की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को बदल के मनुस्मृति को लागू कर देंगे। तो एक रिडंडेंट बुक जो हो सकता है उस समय रेलेवेंट रही हो, मनुस्मृति एक काल में, आज के तारीख में मनुस्मृति का कोई स्थान नहीं है एक लोकतांत्रिक संवैधानिक देश में। देश चलता है, संविधान के अनुसार चलता है, और मनुस्मृति क्योंकि भेदभू भावपूर्ण है और वर्ण व्यवस्था को कायम करती है, इसलिए उसका कोई स्थान। इसके बावजूद अगर उसका प्रस्ताव लाया गया, इसका मतलब यह है कि वो जो चीज चली थी कि संविधान को बदल देंगे और मनुस्मृति को लागू करेंगे, उसको आगे बढ़ाने का प्रयास था। अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, अभी तो सरकार स्थिर भी नहीं है। चंद्रबाबू नायडू अपने लिए पेट्रोलियम रिफाइनरी का प्रोजेक्ट मांग रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। नीतीश कुमार भी अपने लिए विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे हैं। तो अभी तो डिमांड एंड सप्लाई चल रही है कि क्या वो डिमांड करेंगे और मोदी जी क्या सप्लाई कर पाएंगे। और कुछ दिनों के बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं। महाराष्ट्र के अंदर बड़ा क्रूशल चुनाव होना है जो देश की दिशा को बदलेगा। लोकसभा चुनाव के अनुसार 2/3 मेजोरिटी तो महागठबंधन को मिल रही है, वहां पे अघाड़ी को मिल रही है। और बल्कि शरद पवार ने स्टेटमेंट दे दिया है कि महाअघाड़ी 220 सीटें जीतेगी। हरियाणा में भी एक विपरीत हवा चल रही है बीजेपी के। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि जो किसान बैठे थे, जिनके रास्ते रोके गए थे, उनके रास्ते से बाधाओं को हटा दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी निर्णय दे दिया है कि उनको लोकतांत्रिक रूप से दिल्ली आने दिया जाए। अग्निवीर के मसले पर भी बातें मुखर होकर और जनता के बीच से विरोध शुरू हो गया है। बल्कि शहीद की माता ने भी, जब वो राहुल गांधी से मिली और राजनाथ सिंह से मिली, तो उन्होंने खुद उसके बाद कहा कि मेरा बेटा तो चलिए रेगुलर सर्विस में था, लेकिन मेरा यह मानना है कि अग्निवीर योजना में और मेन फोर्सेस के बीच में जिस प्रकार का भेदभाव है, यह नहीं होना चाहिए। हर सेना में काम करने वाले व्यक्ति को समान अधिकार और एक प्रकार की इज्जत और सम्मान मिलना चाहिए। माने ये मुद्दे अब इकट्ठे होते जा रहे हैं, संविधान का मुद्दा इकट्ठा होता जा रहा है। अग्निवीर का मुद्दा जो है मुख्य धारा में आ गया है, किसानों का मुद्दा मुख्य धारा में आ गया है। बल्कि संयुक्त किसान परिषद ने यह निर्णय ले लिया है कि अगले 5-7 दिन के अंदर वो संपर्क करेंगे विपक्षी दलों वालों से, सत्ता पक्ष वालों से, और उसके बाद अपने आंदोलन को पुनर्जीवित करेंगे और एमएसपी की गारंटी की मांग को आगे बढ़ाएंगे शांतिपूर्वक ढंग से, अहिंसात्मक रूप से, गांधीवादी तरीके से। अभिप्राय यह है कि जो देश के मुख्य मुद्दे हैं वो उभर कर सामने आ रहे हैं
और इस समय पर जो एक बहुत सेंसिटिव इशू था संविधान, जो कि मनुस्मृति का बिल्कुल विरोधाभासी रूप है, उसको प्रस्ताव में लाकर फिर जनता को एक मैसेज देने का प्रयास क्यों भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों ने किया, यह बात समझना मेरे लिए, मैं उसमें असमर्थ हूं। लेकिन आगे आने वाले दिन बड़े महत्वपूर्ण होंगे, बड़े इंपॉर्टेंट होंगे कि किसान अपने आंदोलन के बारे में क्या करते हैं, अग्निवीर के बारे में, नीट परीक्षा के बारे में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फिर डेट पोस्टपोन कर दी है, क्या निर्णय होता है। जो नीट का मुख्य आरोपी जिसको कहा जा रहा है एक दिन अरेस्ट होता है, अगले दिन बेल मिल जाती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल को बार बार बेल मिलती है और बार बार उसको दोबारा अरेस्ट कर लिया जाता है। माने राजनीतिक लोगों को बेल नहीं मिलेगी और जो बाकी बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले लोग हैं उनको 24 घंटे में बेल मिल जाएगी। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, आगे आएंगे, देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो मुद्दा उठा के दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर प्रस्ताव जो पूरे हिंदुस्तान में आज टॉकिंग पॉइंट बन गया है, ये एक मूर्खतापूर्ण कदम है और ऐसा प्रस्तावकों को नहीं करना चाहिए था। अच्छी बात है कि उसको रिजेक्ट कर दिया गया। हमारे देश में संविधान की मूल भावना से ही देश चलेगा। नमस्कार, धन्यवाद और जय संविधान।